Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing great with the grace of God Almighty. Myself Muhammad Yasin Bhatti and I am here to discuss about my topic that is Golgi apparatus. Golgi apparatus is also known as Golgi complex or Golgi body. In case of Golgi apparatus, we will talk about the definition of Golgi apparatus, its discovery, occurrence, chemical composition, structure and finally its functions. सबसे पहले डेफिनेशन, अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स एंड इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर सेक्रीशंस एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। देखें, डेफिनेशन के अंदर हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा अकरेंस, तीसरा फंक्शन। स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली से मुराद ऐसी ऑर्गेनेली जिसकी बाउंड्री वॉल मेम्ब्रेन से बनी हुई है और ये कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स? जो कि 2 चीजों के मिलने से बना है, वेसिकल्स एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो कि फ्लैट होंगी। दूसरा पॉइंट अकरेंस। अकरेंस में हम ये कहेंगे कि गोल्जी अपरेटस यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट फंक्शंस में हम ये कहेंगे कि गोल्जी अपरेटस इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन 2 फंक्शंस। पहला सेलुलर सेक्रीशन, जिसको आगे जाके हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। देखें, 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? Intracellular transport means the transport of materials within the territory or boundary of the cell. सेल की बाउंड्री या टेरिटरी के अंदर जो मूवमेंट होगी मटेरियल्स की, उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। इस रीजन में यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास आ गया इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट मींस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स। अब इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में मटेरियल्स जिस एरिया में, जिस प्लेस में ट्रांसपोर्ट होंगे वो सेल की बाउंड्री लाइन या उसकी टेरिटरी से बाहर पाई जाती है। कौन सा रीजन आ जाएगा? सपोज दैट ये 2 हमारे पास सेल्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान वाला जो रीजन है, अगर इस रीजन में ट्रांसपोर्ट होगी तो वो इंटरसेलुलर होगी, अगर सेल के अंदर होगी तो वो इंट्रासेलुलर होगी। ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास डेफिनेशन। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि 1898 में सर कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किया था। अब कैमिलो गोल्जी कौन थे? ये एक्चुअली एक इटालियन बायोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे। पैथोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे बायोलॉजिस्ट को जो कि पैथोलॉजी को डील करता है। पैथोलॉजी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नेचर एंड काजेस ऑफ डिजीजेस। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम 2 चीजें डिस्कस करें रिलेटिंग टू डिजीजेस, उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। नंबर 1 देयर कॉजेस, नंबर 2 देयर नेचर, और उस नेचर के अंदर हम उन डिजीजेस के सिम्टम्स को भी डिस्कस करते हैं। और इसी साइंटिस्ट के नाम के बिहाफ पे हम इस ऑर्गेनेली को नेम देते हैं गोल्जी अपरेटस का। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट अकरेंस। अकरेंस में हम ये कहेंगे कि गोल्जी अपरेटस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जब कभी भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम बताते हैं वो ये है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मुराद ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। दूसरा डिफरेंस हम ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। और जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि गोल्जी अपरेटस एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इस वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होगी जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगी।
अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डेप्थ में बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर गोल्जी अपरेटस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिफ्यूज होता है, जबकि एनिमल सेल के केस में वो एक स्टैक बनाएगा एक खास जगह पे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन में हम इसके केमिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे जिससे ये मिलकर बना है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज रिकॉल करेंगे कि गोल्जी अपरेटस क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वही गोल्जी अपरेटस के केमिकल कंपोनेंट्स होंगे। और ये चीज हमने सेल मेम्ब्रेन में डिस्कस की थी कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल, यानी कि ऑर्गेनेली के बाहर है या सेल के बाहर है। वो क्या क्या चीजें थी? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 कंपोनेंट्स तो हो गए रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ देयर मेम्ब्रेन। उसके बाद एक एडिशनल कंपोनेंट जो कि इसके इंटीरियर में पाया जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स। स्ट्रक्चर में हम ये कहेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी प्लस एसोसिएटेड वेसिकल्स। स्टैक्स कहते हैं ढेर, सिस्टर्नी किसे कहेंगे हम? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ऐसे सैक्स जिनकी बाउंड्री पे मेम्ब्रेन पाई जाए और वो फ्लैट हों। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये जो फ्लैट रीजन हमारे पास आता है इसे हम सिस्टर्नी कहेंगे और इस सिस्टर्नी के दोनों एंड्स पर जो बोल्डेड और थोड़ा सा एक्सपेंडेड रीजन है वो हमारे पास वेसिकल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर का। अगर हम थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएं तो गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि वो फॉर्म कैसे हो रहा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सपोज दैट ये एक पोर्शन है जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट स्टेप में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग होगी, यानी कि उसके बड्स बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। दूसरे स्टेप में ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आपस में फ्यूज करेंगे जिसके रिजल्ट में जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक बनेगा उसे हम सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक सिस्टर्नी का स्टैक आ गया, ढेर आ गया। एक स्टैक के अंदर सिस्टर्नी की नंबरिंग वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। थर्ड पॉइंट या थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो सिस्टर्नी बना है ये मूव करके जाएंगे नीचे की साइड पे। अगर आप देखें तो इस स्टैक के 2 सर्फेसिस हैं, एक इसकी आउटर सरफेस और एक इसकी इनर सरफेस। इस स्टैक की वो सरफेस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगी उसे हम कहेंगे आउटर सरफेस, और वो सरफेस जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी उसे हम कहेंगे इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस है उसे हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं या सिस फेज। फॉर्मिंग फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहां पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है, और जो इनर फेज है इसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं या ट्रांस फेज। मैच्योरेशन फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये यहां पर मैच्योर हो गई है। ठीक है। एक्चुअली यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली सिस्टर्नी बनेगी ये एज सच यही नहीं रहती बल्कि ये मूव करेगी फ्रॉम आउटर सरफेस टुवर्ड्स इनर सरफेस। जैसे जैसे ये आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ मूव करेगी 2 काम होंगे। पहला काम ये होगा कि ये कॉन्वेक्स से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कॉनकेव में। दूसरा काम क्या होगा, जैसे जैसे ये मूव करेगी इसकी मैच्योरेशन होती जाएगी, और जब ये इनर सरफेस पर पहुंचेगी तो ये वेल डिफाइंड मैच्योर्ड फॉर्म या सरफेस बन जाएगी गोल्जी अपरेटस की। स्ट्रक्चर में फाइनली हम ये कहेंगे कि गोल्जी अपरेटस की मैच्योरेशन फेज पर बडिंग होगी जिसे हम कहेंगे बडिड ऑफ वेसिकल्स। वो वेसिकल्स जो कि मैच्योरेशन फेज से बड होकर बड की फॉर्म में रिलीज होगा उसे हम कहेंगे बडिड ऑफ वेसिकल्स। ये बडिड ऑफ वेसिकल्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सेक्रेटरी वेसिकल या लाइसोसोम। अगर सेक्रेटरी वेसिकल होगा तो ये सेल की सरफेस से सेक्रेट हो जाएगा, अगर लाइसोसोम होगा तो ये सेल के अंदर रहकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फाइनली हम लोग बात करने लगे हैं गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस की। सेल में गोल्जी अपरेटस 3 टाइप के मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला है इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर सेक्रीशंस। ठीक हो गया। अब सेलुलर सेक्रीशन से क्या मुराद है? सेलुलर सेक्रीशन से मुराद ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सेल सेक्रीट कर रहे हैं।
अब ये मटेरियल हार्मोन भी हो सकता है और एंजाइम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन केस ऑफ मैमल्स हमारे पास पेनक्रियाज होते हैं, जो कि एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। ये क्या करेंगे, ये ग्रेन्यूल्स सेक्रीट करेंगे और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि असिस्ट करेंगे डाइजेशन में। अब इन पेनक्रियाज के सेल्स में से ये जो ग्रेन्यूल्स सेक्रीट होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ये पेनक्रियाज के सेल की सेक्रीशंस हैं, जिसमें क्या होंगे, एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प करना। अब अगर हम इसकी बैक स्टोरी देखें तो एक्चुअली ये स्टार्ट होता है राइबोसोम्स पे। हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। राइबोसोम्स के ऊपर जब ट्रांसलेशन होगी उसके रिजल्ट में पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन दो स्ट्रक्चर्स में से गुजरेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन गोल्जी अपरेटस में से पास आउट होने लगेगी तो वहां पर दो काम होंगे। नंबर 1, इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग से मुराद इसकी मॉडिफिकेशन होगी। नंबर 2, इसकी पैकिंग होगी, जिसके रिजल्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था हमारे पास पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है जी इसका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। अब खास तौर पर वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स जिन्होंने सेल से सेक्रीट होना होता है, उनकी ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होती है विद इन गोल्जी अपरेटस। ठीक हो गया। और फाइनली इसका थर्ड फंक्शन ये है कि एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करेगी। दो तरह के कंपाउंड्स के साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करेगी। नंबर 1 लिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन्स। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। एंड दीज बोथ आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होंगे। दैट वाज ऑल अबाउट गोल्जी अपरेटस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।